कभी न डूबने वाला टाइटैनिक शांति से नहीं डूबा, जिससे उसके अंतिम विश्राम स्थल को खोजना और भी कठिन हो गया। विश्व प्रसिद्ध आरएमएस टाइटैनिक 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में एक गुप्त मिशन के दौरान ही इसका पता चला। हालांकि 1900 की शुरुआत में लोगों के पास टाइटैनिक के होने का अनुमानित स्थान था, लेकिन उनके पास इसे खोजने के लिए सही तकनीक नहीं थी। जैसे ही यह डूबा, जहाज ने पास के कार्पाथिया नामक जहाज को कई CQD संकेत भेजे, जिसका अर्थ था जल्दी आओ, संकट, तुरंत आओ, हम एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गए हैं। ये एक CQD है दोस्त। जहाज पर मार्कोनी वायरलेस से प्रसारित कुछ अंतिम शब्द थे। ये मॉर्स कोड संदेश ही थे जिन्होंने मलबे के लिए पहले शोध मिशनों को संभव बनाया। RMS कार्पेथिया को टाइटैनिक के जीवित बचे लोगों से भरी लाइफ बोट मिली, लेकिन दुनिया भी बेताबी से देखना चाहती थी कि उस प्रसिद्ध लाइनर का क्या हुआ। अब 1953 की बात करते हैं। तभी टाइटैनिक के मलबे को खोजने की पहली गंभीर कोशिश की गई। रिस्टन बीजली ने जहाज का पता लगाने के लिए तेज विस्फोटक का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसके पीछे विज्ञान था। जब डायनामाइट फटता है तो उसकी लहरें गहरे समुद्र तल के निचले हिस्से से टकराती हैं। सोनार की मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि क्या समुद्र के तल में कुछ ठोस था, लेकिन बीजली की किस्मत ने साथ नहीं दिया। समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बैलार्ड द्वारा टाइटैनिक का पता लगाने की कोशिश करने से पहले और 20 साल बीत गए। बैलार्ड की किस्मत बीजली से थोड़ी बेहतर थी। पिछले वर्षों में पानी के नीचे की तकनीक को अधिक धन मिला था और इसलिए इसने बहुत बेहतर काम किया। उन्होंने पहली बार 1977 में कोशिश की थी। बैलार्ड ने नक्शा बनाने के लिए वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी की। संस्थान ने उन्हें मैपिंग तकनीक के लिए रखा था, पर बैलार्ड का असली इरादा टाइटैनिक के मलबे को खोजना था। इस नए तकनीकी जहाज के बीच में एक छेद था जिससे समुद्र तल के ठीक ऊपर पानी में एक लंबा पाइप डाला जा सकता था। इस पाइप के अंत में बैलार्ड ने सोनार और कैमरों वाला एक पॉड लगाया। उन्हें लगा कि वे कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसलिए वे कुछ परीक्षण करने के लिए जहाज को समुद्र में ले गए। तभी एक ट्रायल रन के दौरान मुसीबत आ गई। ड्रिल पाइप टूट गया, जिससे उनका सारा महंगा सामान समुद्र तल के नीचे चला गया, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। जब बैलार्ड असफल रहे तो इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र आया। जैक ग्रिम नाम का एक व्यक्ति, जो एक सनकी तेल व्यवसायी था। ग्रिम नूह की नाव, लॉक नेस मॉन्स्टर और बिगफुट जैसी चीजों को खोजने की कोशिश के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने हॉलो अर्थ थ्योरी को साबित करने की भी कोशिश की, जो कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पूरी तरह से खोखला है और वहां भूमिगत शहर और राष्ट्र हैं। उनकी खोज में उत्तरी ध्रुव पर एक बड़ा छेद ढूंढना और इस तरह खोखली पृथ्वी के अंदर जाना शामिल था। उनके प्रयासों के विफल होने के बाद उन्होंने उस शानदार जहाज पर अपनी नजरें गड़ाईं जो डूब गया था, RMS टाइटैनिक। ग्रिम के पास पैसा तो था, लेकिन उनके पास तकनीकी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक अरबपति के रूप में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय को एक बड़ा दान दिया और बदले में उनके कुछ उपकरणों का उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने मशीनरी चलाने में मदद करने के लिए उच्च योग्य वैज्ञानिकों की एक टीम को काम पर रखा। यहाँ से बात थोड़ी अजीब हो जाती है। जैक ग्रिम लोक कथाओं और काम करने के गैर पारंपरिक तरीकों में विश्वास रखते थे, इसलिए वे अपने साथ एक बंदर ले आए और शोध टीम को हैरान कर दिया। माना जाता था कि टाइटन नाम का यह बंदर नक्शे पर इशारा करके खोई हुई चीजों का पता लगा लेता है। इस मामले में टाइटैनिक। जब बंदर सामने आया तो वैज्ञानिक भड़क गए और ग्रिम से कहा कि या तो वे रहेंगे या फिर बंदर। यह अभियान टाइटन के बिना फ्लोरिडा से रवाना हुआ। हाँ, अब कोई बंदरबाजी नहीं होगी। उन्होंने टाइटैनिक के आखिरी संकट संकेत के सटीक स्थान के लिए रास्ता तय किया। वे वहां पहुंचे, समुद्र तल के हर इंच की जांच की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। ग्रिम का पहला अभियान 3 सप्ताह तक चला, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मिला। उन्होंने खोज का एक विशेष रूप से अच्छा तरीका आजमाया, जिसे घास काटना कहा जाता है, जहां वे टाइटैनिक के संकट निर्देशांक के आसपास के एक बड़े क्षेत्र के हर इंच का नक्शा बनाने के लिए ऐसी गतिविधियों की नकल करते हैं। विफलता के कारण उपकरणों में महत्वपूर्ण दोष और खराब मौसम थे। तभी खोए हुए टाइटैनिक के पिछले खोजकर्ता रॉबर्ट बैलार्ड फिर से चर्चा में आए।
उनके पास जैक ग्रिम जैसी दौलत नहीं थी, पर एक चीज उनके पक्ष में थी। समुद्री भूविज्ञानी 60 के दशक में डूबी 2 परमाणु पनडुब्बियों को खोजने हेतु अमेरिकी नौसेना के साथ काम कर रहे थे। बेलार्ड कहते हैं कि वे 2 जीवन जी रहे थे, एक शोधकर्ता और दूसरा नौसेना खुफिया अधिकारी के रूप में। सौदा सीधा था। 2 लापता पनडुब्बियों को खोजने के बाद उन्हें टाइटैनिक की खोज के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। थ्रेशर और स्कॉर्पियन की खोज के लिए उन्होंने आर्गो मानव रहित पनडुब्बी का उपयोग किया। आर्गो बर्फ की छोटी स्लेट जैसा था। यह ऊपर तैरते एक बड़े जहाज से जुड़ा था। आर्गो एक लंबी केबल के जरिए जहाज की टीम द्वारा नियंत्रित था। स्लेज में सोनार और कैमरे थे जो समुद्र तल की लाइव तस्वीरें देते थे, इसलिए यह पिछले प्रयासों से काफी बेहतर था। काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक विचार सूझा। उन्होंने माना कि मलबे के बल ने एक धूमकेतु जैसी पूंछ छोड़ी होगी जो वापस जहाज तक जाती होगी। टाइटैनिक की खोज के दौरान अधिकांश लोगों ने खुद जहाज को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। इसीलिए बेलार्ड का तर्क इतना शानदार था। उन्हें क्रम को उलटने की जरूरत थी। उनके सामने एक और बाधा थी, समय। खोई पनडुब्बियां खोजने के बाद उनके पास सिर्फ 12 दिन बचे थे। उन्होंने एक अन्य वैज्ञानिक के साथ मिलकर समुद्र तल के लिए मोइंग द लॉन विधि अपनाई। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जिसे बाकी शोधकर्ताओं ने नजरअंदाज किया, वह थी आपदा के दिन दक्षिण की ओर बहती समुद्री धारा, यानी मलबे का क्षेत्र संकट संकेत निर्देशांक के दक्षिण में होना चाहिए। समय और संसाधन बचाने के लिए वे मलबे की तलाश में 3 मील से अधिक की रेखाएं बनाकर समुद्र तल का सर्वेक्षण करेंगे। उन्होंने सोनार के बजाय कैमरा विजुअल्स पर अधिक भरोसा किया। उनकी टीम ने बारी बारी से आर्गो को चलाया और वीडियो देखा। दिन बीतते गए और खाली समुद्र तल के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, जब तक कि वे चट्टानें जिन्हें वे देखने के आदी थे, मानव निर्मित मलबे की तरह नहीं दिखने लगीं। अचानक वह वहां था, टाइटैनिक का बॉयलर। बेलार्ड सही थे, मलबे का क्षेत्र उन्हें वापस जहाज तक ले जाएगा। 73 वर्षों की खोज के बाद उन्होंने आखिरकार टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया था। कहते हैं कि कुछ भी कभी खोता नहीं है, और यह सच है। आइए समय में जमे हुए जहाजों की खोज करें। पहला वाला वास्तव में दिलचस्प है। यहाँ एंटिकाइथेरा जहाज का मलबा है। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक यूनानी व्यापारिक जहाज है। यह एंटिकाइथेरा के यूनानी द्वीप के पूर्व की ओर और एजियन और भूमध्य सागर के मिलन बिंदु पर स्थित है। लगभग 2000 साल बाद 1900 में यूनानी स्पंज गोताखोरों के एक समूह ने मलबे की खोज की। वे ट्यूनीशिया जा रहे थे, फिर भी उन्हें पास के एक द्वीप पर तूफान से शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि वे तूफान के कारण कहीं नहीं जा सकते थे, उन्होंने मौसम शांत होने तक स्पंज खोजने का फैसला किया। गोताखोरों में से एक ने लगभग 130 फीट की गहराई पर जहाज के मलबे की खोज की। कल्पना कीजिए कि कोई स्पंज के शिकार के लिए जा रहा है, लेकिन पुरातात्विक खजाने के साथ सतह पर वापस आता है। स्पंज नाव के कप्तान ने यूनानी अधिकारियों से उस बारे में बात की जो उन्हें मिला था। अधिकारियों ने मलबे की जगह पर 2 जहाज भेजे। बचाव अभियान सफल रहा और खोजें अब एथेंस में ग्रीस के राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय में है। खोजों में संगमरमर के 3 आदमकद घोड़े, गहने, सिक्के और सैकड़ों कलाकृतियां शामिल थीं, जिनमें हेराक्युलिस की 7 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी थी। इन खजानों में एंटिकाइथेरा एफेबे, एक युवक की कांस्य प्रतिमा ने अधिक ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि एफेबे किसी भी परिचित प्रतिमा मॉडल का पालन नहीं करता है और उसके प्रकार की कोई झात प्रतियां नहीं हैं, उसने अपने हाथ में एक गोलाकार वस्तु पकड़ी हुई थी। विद्वानों के पास अलग अलग सिद्धांत हैं कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है, लेकिन वे अभी तक एक आम सहमति पर नहीं हैं। 70 से अधिक वर्षों के बाद जैक्स यावेस्कोस्ट्यू और उनकी टीम उस क्षेत्र में गई और सैकड़ों और कलाकृतियां और 4 लोगों के अवशेष बरामद किए। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इंटरलॉकिंग गियर का एक जटिल सेट खोजा जो सूर्य, चंद्रमा और कई ग्रहों की गति की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। यह तंत्र भविष्य के वर्षों में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय को भी दिखा सकता है।
इस एंटीकाइथेरा तंत्र को एक शुरुआती कंप्यूटर कैलेंडर के रूप में सोचें। आप जानते हैं, कृषि गतिविधियों, धार्मिक अनुष्ठानों और ओलंपिक खेलों जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए एंटीकाइथेरा मलबे में मिली ये कलाकृतियाँ आधुनिक पुरातत्व की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें हैं। सिर्फ एंटीकाइथेरा तंत्र ने ही प्राचीन तकनीक की सीमाओं के बारे में हमारी धारणा को बदल दिया है। इस तंत्र का डिजाइन परिष्कृत है और इसे 1000 साल से भी पहले बनाया गया था। इन सभी अद्भुत खोजों के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि मलबे वाली जगह काफी हद तक अनछुई रही है और यह ज्यादातर इसके स्थान और समुद्र तल के परिदृश्य के कारण है जिस पर जहाज टिका है। मलबा स्कूबा गोताखोरों के लिए बहुत गहरा है, लेकिन सबमर्सिबल जैसी किसी चीज का उपयोग करने के लिए बहुत उथला है। 20 बार हमें समुद्र तल पर किए गए एक सर्वेक्षण में दक्षिण में लगभग 800 फीट की दूरी पर दूसरे मलबे के सबूत मिले। यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के पास मानवता को देने के लिए बहुत कुछ है। क्या होता अगर वे स्पंज शिकारी उस क्षेत्र में नहीं जाते? वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में वेडेल सागर के तल में डूबने के 107 साल बाद एक जहाज का मलबा पाया। जहाज का नाम एंड्योरेंस था और यह अंटार्कटिक खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शेकलटन का खोया हुआ जहाज था। दशकों बाद इसे देखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक के सबसे महान अनसुने जहाजों के मलबों में से एक है। यही कारण है कि उन्होंने पूरी खोज को फिल्माया। वीडियो एंड्योरेंस के अवशेषों को दिखाता है और साबित करता है कि यह अभी भी शानदार स्थिति में है। यह एक सदी से भी अधिक समय से 10,000 फीट पानी में पड़ा है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे यह हाल ही में डूबा हो। तो कहानी कुछ इस तरह है। जहाज बर्फ से कुचल गया था और 1915 में डूब गया था। शेकलटन और उनके चालक दल के साथियों को छोटी लाइफ बोट में खुद ही बचना पड़ा था। उसके बाद से ये सब बस जीवित रहने के बारे में था। शेकलटन अपने चालक दल को सुरक्षित निकालने में सफल रहे, फिर जहाज डूब गया। हाँ, ये काफी प्रभावशाली कहानी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस जहाज को इतना महत्व क्यों दिया? सबसे पहले शेकलटन का इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक अभियान अंटार्कटिका की पहली भूमि पार करने के लिए रवाना हुआ था। हाँ, चालक दल बर्फ में फंस गया था, लेकिन इरादा महत्वपूर्ण था। दूसरा, यह जहाज के मलबे को खोजने की चुनौती के बारे में है। वेडेल सागर लगभग हमेशा मोटी समुद्री बर्फ से ढका रहता है। आप जानते हैं, वही बर्फ जिसने एंड्योरेंस को डुबो दिया था। अनुमानित डूबने के स्थान के पास पहुंचना बहुत कठिन है, शोध करना तो दूर की बात है। आधुनिक अभियान दल के विशेषज्ञों ने सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके उस समय का अनुमान लगाया जब अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार सबसे कम होगा। उन्हें एहसास हुआ कि अभियान शुरू करने के लिए मौसम उनके पक्ष में था। जॉन शीयर्स ने कहा कि उन्होंने लगातार बदलती समुद्री बर्फ, बर्फीले तूफानों और शून्य से नीचे 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरते तापमान से लड़ते हुए दुनिया की सबसे कठिन जहाज मलबे की खोज को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उफ, मैं अंटार्कटिका की सबसे खराब स्थितियों की कल्पना नहीं कर सकता अगर ये स्थितियाँ उनके पक्ष में हैं। अंत में इसे देखें, ये इसकी लकड़ियां हैं, वे काफी हद तक बरकरार हैं। इसके अलावा आप जहाज का नाम पढ़ सकते हैं, यह अब भी दिख रहा है। समुद्री पुरातत्वविद मेंसन बाउंड के मुताबिक यह उनका अब तक का सबसे बेहतरीन जहाज का मलबा है। उनके पास 50 साल का अनुभव है, इसलिए मुझे उन पर भरोसा है। तो फिर लकड़ी सड़ी क्यों नहीं है? गहरे समुद्र की ध्रुवीय जीव विज्ञानी डॉ. मिशेल टेलर ने कहा कि लकड़ी का क्षय बहुत कम हुआ है क्योंकि लकड़ी खाने वाले जानवर अंटार्कटिका के इस जंगल मुक्त क्षेत्र में नहीं है। पूर्वी सर्बिया में एक कोयला खदान के श्रमिकों ने 3 जहाजों के मलबे की खोज की जो कम से कम 1300 वर्षों से वहां थे। सबसे बड़ा जहाज का मलबा एक प्राचीन रोमन बेड़ा है। ये लगभग 50 फीट लंबा है और इसका तल समतल है। अनुमान है कि जहाज 30 से 35 लोगों के चालक दल को ले जा सकता था। इसके ढांचे को देखने पर आप मरम्मत के निशान देख सकते हैं। वाह, इसका करियर काफी लंबा रहा। आप जानते हैं, यह हमें 1000 साल से भी पहले की जानकारी देता है। दूसरी ओर 2 छोटे जहाज स्लाव समूहों द्वारा रोमन सीमा पर हमला करने के लिए उपयोग की जाने वाली नावों के विवरण से मेल खाते हैं। ये दोनों एक प्राचीन नदी के तल में कीचड़ और मिट्टी के नीचे पाए गए हैं। जाहिर है, उन दिनों विमिनाशियम सिटी नामक स्थान पर एक रोमन बेस हुआ करता था। दिलचस्प बात यह है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में विमिनेशियम एक प्रांतीय राजधानी थी जिसकी अनुमानित आबादी 40,000 थी। तुलना के लिए यह पोम्पेई से भी बड़ा था। कोस्ट्रोलैक कोयला खदान छिपे हुए रत्नों का केंद्र है। पुरातत्वविदों को यहाँ पहले भी प्राचीन मानव और पशु गतिविधियों के प्रमाण मिले थे। उदाहरण के लिए 2012 में विशेषज्ञों को कम से कम 5 ऊनी मैमथ की हड्डियां मिली जो लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। कनाडाई पुरातत्वविदों को कनाडाई आर्कटिक जल में लापता होने के 150 साल बाद एक जहाज मिला। इस व्यापारिक जहाज को HMS इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। इसे 1848 में खोजकर्ता सर जॉन फ्रैंकलिन के जहाज की तलाश के लिए खरीदा गया था जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज अभियान में खो गया था।
तो HMS इन्वेस्टिगेटर इस बचाव अभियान के लिए 1850 में ब्रिटेन से रवाना हुआ। रॉबर्ट मैकक्लर की कप्तानी में अभियान दल ने इन्वेस्टिगेटर को पानी में उतारा। उसे एहसास हुआ कि वह नॉर्थ वेस्ट पैसेज के अंतिम चरण में था, जो उत्तरी अमेरिका के पार समुद्री मार्ग है। लेकिन इससे पहले कि वह ब्यूफोर्ट सागर में जा पाता, 122 टन का जहाज खुद ही मोटी बर्फ में फंस गया। चालक दल ने प्रिंस ऑफ वेल्स जलडमरू मध्य में सर्दियां बिताईं। अगली गर्मियों में मैकक्लर ने फिर से मार्ग के अंत तक जाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ ने एक बार फिर उसका रास्ता रोक दिया। यहाँ भी चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह चालक दल को बे ऑफ मर्सी में ले गया। वहाँ उन्हें 1853 तक रहना पड़ा, जब HMS रिजोल्यूट के चालक दल ने उन्हें बचाया। 60 लोगों के एक चालक दल की कल्पना करें, जिन्हें आर्कटिक में 3 सर्दियां बितानी पड़ी, बिना यह जाने कि वे जीवित बचेंगे या नहीं। बाद में जहाज लगभग 36 फीट पानी में सीधा खड़ा पाया गया। यह बहुत अच्छी स्थिति में था। आर्कटिक के पानी ने जहाज के बाहरी डेक को जल्दी खराब होने से बचा लिया है। जहाज की रूपरेखा और उसकी लकड़ी को साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा पुरातत्वविदों ने जमीन पर नाविकों द्वारा छोड़ी गई कलाकृतियों का पता लगाया है। इन्वेस्टिगेटर को छोड़ने से पहले उन्होंने सब कुछ उतार दिया था। इलाके में 3 नाविकों की कब्रें और एक ब्रिटिश नौसेना का जहाज भी मिला था। मुझे आश्चर्य है कि वे वहां और क्या पा सकते हैं। वाह, यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां 1 मिनट आप मक्खियों से छुटकारा पाने के 17 प्राकृतिक तरीके सीख रहे होते हैं और अगले ही पल आप सीधे ब्लैक होल की एक महाकाव्य यात्रा कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर 10 अरब से अधिक बी के साथ व्यूज। ये 47 अरब मिनट देखे गए हैं या 70,000 से अधिक वर्ष। ये हिमयुग के समय तक वापस जाता है। नहीं, मैं तब आसपास नहीं था। 40,000 वीडियो, सैकड़ों विषय और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में से पूरे 44 मिलियन हमारे दर्शक। अगर हम चाहें तो एक पूरे देश को बसा सकते हैं। हम आपको सीखने में मदद करना और आपको उपयोगी कौशल सुधार के सुझाव देना जारी रखना चाहते हैं। ज्ञान की प्यास है। हमने शुरुआत से 2D कैरेक्टर एनिमेशन बनाने पर 4 मास्टर क्लास, 10 घंटे के वीडियो सबक, पेशेवर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके व्यावहारिक कार्य और अतिरिक्त सामग्री तैयार की है, जिसे आप अपने प्रोजेक्ट्स के साथ उपयोग कर सकते हैं। अभी पूरा कोर्स लें और अपनी खुद की एनिमेटेड मास्टरपीस बनाएं। निर्माण के समय टाइटैनिक सबसे विशाल और भव्य जहाजों में से एक था, जिसमें भव्य सीढ़ी, स्विमिंग पूल और व्यायामशाला जैसी सुविधाएं मौजूद थीं। इसके उन्नत सुरक्षा उपकरणों के कारण लोगों को लगा कि यह कभी नहीं डूबेगा। 1912 में अपनी पहली यात्रा पर इसके दुखद डूबने ने साबित कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1985 तक टाइटैनिक के मलबे को अत्याधुनिक सोनार तकनीक का उपयोग करके अंततः फिर से खोजा नहीं गया था। तब से टाइटैनिक से हजारों वस्तुएं बरामद की गई हैं, जिनमें से कई को प्रदर्शन के लिए रखा गया है या नीलामी के लिए बेचा गया है। गहने, एक लाइफ जैकेट, जहाज के रेस्तरां का एक मेनू या प्रथम श्रेणी के स्टेटरूम से कालीन का एक नमूना जैसी चीजों ने जनता को हैरान कर दिया है और जहाज पर सवार कई लोगों की कहानियां सुनाई हैं। वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक को ऊपर लाने की रणनीतियां बनाने की कोशिश की है, सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि इसके अध्ययन के लिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे समुद्र तल पर और नुकसान से बचाया जा सके। कुछ ने मलबे को तैरने के लिए पिंग पोंग गेंदों से भरने का सुझाव दिया है, जबकि अन्य ने इसमें 1,88,000 टन वैसलीन डालने पर भी विचार किया। एक और रचनात्मक समाधान प्रस्तावित किया गया था, टाइटैनिक को उठाने के लिए एक विशाल पंजे या स्कूप का उपयोग करने का विचार। किसी ने भी इस उपकरण को नहीं बनाया। इसे एक हिमशैल में फंसाने के लिए 5 लाख टन तरल नाइट्रोजन का उपयोग करने पर भी विचार किया गया था, जो सतह पर तैरता रहेगा। लेकिन इन सभी संभावित रणनीतियों को अंततः छोड़ना पड़ा, क्योंकि टाइटैनिक कभी भी बरामद होने के लिए बहुत नाजुक है। चूंकि टाइटैनिक की प्रतिष्ठित धनुष रेलिंग गिरने के खतरे में है, धातु खाने वाले बैक्टीरिया महासागर लाइनर के मलबे को चबाना जारी रखते हैं। एक समुद्र के नीचे अन्वेषण कंपनी वार्षिक अभियानों में जहाज के बिगड़ने के बारे में डेटा इकट्ठा करने की योजना बना रही है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें टाइटैनिक के बारे में और जहाज के मलबे से बनने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। 100 साल से भी पुराने इस ओशन लाइनर को रोजाना गहरे समुद्र की लहरों से भी नुकसान पहुँच रहा है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसके पतवार में छेद होने के कारण जहाज कुछ दशकों में गायब हो सकता है। जहाज डूबते समय जिस डेक पर यात्री जमा हुए थे वह धंस गया है। भव्य सीढ़ी के पास व्यायामशाला भी गिर गई है और 2019 के एक अभियान में पाया गया कि कप्तान का बाथटब, जो कप्तान के केबिन की बाहरी दीवार गिरने के बाद दिखाई देने लगा था, अब वहां नहीं है।
वे वार्षिक अभियान केकड़ों और मूंगों सहित साइट पर रहने वाले जीवों के बारे में डेटा भी इकट्ठा करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से कई प्रजातियां केवल टाइटैनिक के मलबे में ही देखी गई हैं, इसलिए वैज्ञानिक उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। इन सभी जीवों में सबसे प्रसिद्ध हेलोमोनास टाइटैनिका है। यह एक बैक्टीरिया है और इसे टाइटैनिक के मलबे पर खोजा गया था। इस जीव के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह अत्यधिक खारे वातावरण में भी पनपने में सक्षम है। अन्य प्रकार के बैक्टीरिया के विपरीत यह कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी भी रहा है। शायद इसी सुपर बैक्टीरिया के कारण जहाज के लोहे के ढांचे का क्षरण इतनी तेजी से हुआ। अभियान दल मलबे के क्षेत्र और वहां की कलाकृतियों की भी जांच करेगा। उस जगह पर अब भी कपड़ों और सामान जैसी छोटी व्यक्तिगत वस्तुओं के निशान मौजूद हैं। टाइटैनिक की कलाकृतियों के बारे में सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक यात्रियों के जूतों की है। समुद्र में खोई टाइटैनिक की अधिकांश वस्तुएं खराब हो गईं या पूरी तरह गायब हो गईं, लेकिन जूते नहीं। ऐसा लगता है कि वे इन कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं। इसके अलावा अधिकांश जूतों का चमड़ा पूरी तरह सुरक्षित है, शायद टैनिन के कारण जो चमड़े को पकाने में इस्तेमाल होता है। इसने जूतों को पानी के नीचे पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने में मदद की। इस सब खोजबीन ने शायद आप सभी को काफी उत्साहित कर दिया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे पास साझा करने के लिए एक अच्छी खबर है। आप शायद इन अभियानों में शामिल भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से टाइटैनिक को देखने के लिए आपको पहले से योजना बनानी होगी और ओशन गेट के साथ मिशन विशेषज्ञ बनने के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि इस अनुभव की कीमत काफी अधिक है, जो कि $2,50,000 है। इसकी भारी लागत के बावजूद सीमित सीटों के कारण जीवन में एक बार मिलने वाले इस अनुभव की काफी मांग बनी रहती है। यदि आप इस खोज का खर्च उठा सकते हैं तो आपको समुद्री जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान और टाइटैनिक के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने का एक शानदार अवसर प्राप्त होगा। गोताखोरी सहायता, जहाज पर रहने और खाने की व्यवस्था भी शामिल है। साथ ही मिशन से पहले और उसके दौरान विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी मिलेगा। अंत में आपको अपना सामान लाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभियान के उपकरण भी इसमें शामिल हैं। निश्चित रूप से जहाज वर्षों में विकसित और आधुनिक हुए हैं और आज हमारे पास टाइटैनिक की तुलना में कहीं बेहतर तकनीक है, लेकिन अपनी कई असामान्य विशेषताओं के कारण यह जहाज इतिहास का एक अद्भुत हिस्सा बना हुआ है। जैसे कि इसकी सीटी 11 मील दूर तक साफ तौर पर सुनाई देती थी, या यह कि इसके मजबूत ढांचे को लाल सीसे और अलसी के तेल के विशेष मिश्रण से रंगा गया था, ताकि समुद्री घास और अन्य समुद्री जीवों को उस पर उगने से रोका जा सके। हालांकि आम धारणा के विपरीत जहाज की चौथी चिमनी काम नहीं करती थी और इसका उपयोग केवल वेंटिलेशन और सुंदरता के लिए किया जाता था। शायद इसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक लाइफ बोट्स की संख्या थी। अपने आकार और विलासिता के बावजूद टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो हिमशैल से टकराने के बाद सभी को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। टाइटैनिक सबसे प्रसिद्ध जहाज दुर्घटना हो सकती है, लेकिन यह अकेली नहीं है। कुबलई खान का बेड़ा भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करता है। यह 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक कुबलई खान द्वारा नियुक्त एक विशाल नौसैनिक बल था। इस बेड़े का उद्देश्य जापान की यात्रा करना और इस क्षेत्र में मंगोलों को शक्तिशाली शासकों के रूप में स्थापित करना था। हालांकि 1281 में बेड़ा कथित तौर पर खराब मौसम में फंस गया और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई जहाज नष्ट हो गए। किंवदंती है कि बेड़े को एक विशाल आंधी ने नष्ट कर दिया था, जिसे कामिकेज या दैवीय हवा के रूप में जाना जाने लगा। माना जाता था कि यह शक्तिशाली तूफान उच्च आत्माओं द्वारा जापान को मंगोलों से बचाने के लिए भेजा गया था। इसके गायब होने की सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि बेड़े का मलबा या उसके कुछ हिस्से 1980 के दशक में एशियाई पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने इमारी खाड़ी के पास एक स्थान पर स्थल की खुदाई की और जहाजों के अवशेषों का अध्ययन किया। जहाज का मलबा आज भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने हमें बताया कि उस समय मंगोल अपने जहाजों के मामले में कितने तैयार थे। एक और दुखद कहानी RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की है। यह एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो मई 1914 तक संचालित होता था। यह तब की बात है जब जहाज क्यूबेक सिटी से लिवरपूल जा रहा था, लेकिन यह क्यूबेक के रिमोस्की तट के पास कोहरे में नॉर्वेजियन कोलियर SS स्टोरस्टैट से टकरा गया।
टक्कर के कारण एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के किनारे एक बड़ा छेद हो गया और जहाज तेजी से पानी भरने लगा और डूबने लगा। चालक दल और यात्री बेखबर रह गए और कई समय पर बाहर निकलने में असमर्थ रहे। कुल मिलाकर इस आपदा में 1012 लोग मारे गए, जिससे यह कनाडाई इतिहास की सबसे खराब समुद्री टक्करों में से एक बन गई। खराब दृश्यता और इस तथ्य के कारण बचाव प्रयासों में बाधा आई कि कई लाइफ बोट क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी थीं। डूबने से केवल 465 लोग ही बच पाए और उनमें से कई को स्टोरस्टैट द्वारा बचाया गया, जो क्षतिग्रस्त होने के बावजूद क्षेत्र में ही रहा था। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का डूबना कनाडा में एक राष्ट्रीय त्रासदी थी और इसके कारण समुद्री सुरक्षा नियमों में बदलाव हुए और कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। जहाज अभी भी सेंट लॉरेंस नदी के तल पर पड़ा है, जहां यह उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गोताखोरी स्थल बन गया है।